बढ़ा रहे हैं एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं रजनू निताम जी, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। निश्चित तौर पर संगठन का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए, सरकार आज बेहतर काम कर पा रही है, निश्चित तौर पर विधायक और कार्यपालिका बेहतर काम करते हैं तो सरकार आगे बढ़ती है, लेकिन संगठन का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि संगठन के वो लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता जो सरकार की स्कीम्स को, सरकार के बेहतर काम जो की है सरकार, वो अंदरूनी इलाकों तक यही संगठन के लोग पहुंचाते हैं। और वही छोटी शुरुआत से आज यहाँ तक रजनी निताम जी पहुंचे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं बंसल न्यूज के सभी टीम को, खास करके आपको आदित्य जी, और पूरे बंसल न्यूज के दर्शक और यहाँ बैठे हुए दर्शक को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम। रजनी जी, शुरुआत में चूंकि हम अबुझमाड़ में ये इवेंट कर रहे हैं, इस इवेंट का करने का सबसे मुख्य मकसद यही था कि अबुझमाड़ दिल्ली में हम चले जाएं तो बहुत अलग तरीके से जाना जाता है। उनका ये मानना रहता है, जब दिल्ली में बात होती है कि आप जगदलपुर एयरपोर्ट में पहुंचेंगे नक्सली आपको गोली मार देंगे, ये उनकी विचारधारा हमें बदलनी है और बदल भी रही है। धीरे धीरे हम उस विचारधारा पे जा रहे हैं। जब बिंजली के हम डैम की बात कर रहे हैं जहां हम बोटिंग कर पा रहे हैं, ये वो स्वर्णिम समय है। जब मैं मैराथन में आया करता था यहाँ अबुझमाड़, तो मैंने देखा है कि एक 4 से 5 किलोमीटर के बाद रोड नहीं नजर आती थी। आज वो रोड बहुत अंदरूनी इलाकों में, आज कनेक्टिविटी जितनी नारायणपुर में उतनी उससे बेहतर कनेक्टिविटी मुझे ओरछा में दिख रही है। किस तरह से देख रहे हैं उस कनेक्टिविटी को रजनू जी आप, और सरकार जो काम कर रही है उस इलाकों के लिए? चूंकि कनेक्टिविटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आदिवासी आज कनेक्टिविटी चाहता है, वो अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहता है, वो अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहता है। वो बंदूक नहीं चाहता साहब, न तो वो चाहता है कि नक्सलियों के साथ वो जुड़े, लेकिन वो चाहता है कि उसके 2 वक्त की रोटी का जो जुगाड़ है वो कहीं ना कहीं सरकार की मेहनत और सरकार की स्कीम के चलते हो जाए। तो वो नक्सलियों को तो यही कहेगा, ठीक है हम जनदर्शन में नहीं आते, जो खामियाजा होगा, जो पैसा देना होगा हम भर देंगे। ये भी मैंने सुना, जो लगातार बातें आ रही हैं। रजनू जी, ये जो मैंने आपसे बातें पूछी खासतौर से कनेक्टिविटी के बारे में, आप मुझे नारायणपुर की बताएंगे? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ है, और अबुझमाड़ के बारे में जो परसेप्शन देश के अन्य राज्यों में, दिल्ली में बना है, ऐसा अब अबुझमाड़ नहीं रहा है। कनेक्टिविटी आज की डेट में मैं ओरछा तक जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी भारत का व्यक्ति जाके आ सकता है। कनेक्टिविटी हुई है। साथ ही हम एक और रूट है हमारा, जो नारायणपुर से सोनपुर, गारपा, ओरछा का एक हिस्सा है, जो उत्तरी हिस्सा कहा जाता है, उस हिस्से में भी आज हम 50 किलोमीटर के आसपास हमारी कनेक्टिविटी पहुंची है। जरूर थोड़ी सी 30 किलोमीटर की दूरी हम कांकेर जिला से भी जुड़ेंगे, उसके बाद वही कनेक्टिविटी महाराष्ट्र से भी जुड़ेगी। तो कनेक्टिविटी पे बहुत काम हो रहे हैं। और इसी बीच में एक और नारायणपुर से आकाबेड़ा है, ये भी अबुझमाड़ है, दूर अबुझमाड़ क्षेत्र है। ये भी कनेक्टिविटी यहाँ से 25 किलोमीटर की बन चुकी है। और हमारा जो नारायणपुर से आकाबेड़ा होते हुए कुतुल, दूरबेड़ा तक की जो मार्ग है, ये आने वाले समय में बनेगा। और एनएच, बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे घोषित है और कनेक्टिविटी बन रही है। और आज नारायणपुर जिला के साथ अबुझमाड़ जुड़ा हुआ है, अबुझमाड़ है, और अन्य क्षेत्र भी हैं जो कनेक्टिविटी से जुड़ने के पूरी तरह से गांव के लोग आतुर है। और निश्चित ही लोगों का बहुत बड़ा सहयोग भी मिल रहा है, और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मिल करके ये काम संबंधित एजेंसियों के माध्यम से कार्य करवाने की कोशिश हो रही है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानीय, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान परिवार से आते हैं, किसान पुत्र हैं। वे समझते हैं गांव की समस्याओं को, गांव की दशा को वे समझ करके सबसे पहले कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। साथ ही
वो गांव कैसे है, कैसे गांव के लोग रहते हैं, इन चीजों को भी गांव के व्यक्ति होने के नाते भली भांति समझ करके आज छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबके लिए एक समान अवसर दिए हैं। और ये अवसर बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए उज्जवल भविष्य होगा और नारायणपुर के लिए भी बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य होगा, ऐसा मानता हूं। रजनी जी, कल मैं बहुत अंदर तक घूमा नारायणपुर, मुझे एक बहुत अच्छी खबर सुनाई दी कि अब अगर मुझे दंतेवाड़ा से सीधा रायपुर पहुंचना है तो लगभग 1.5 घंटे मेरे बचेंगे, या 150 किलोमीटर या कुछ ऐसा डिफरेंस उसमें लग रहा है। ये बहुत सुखद खबर है उस दंतेवाड़ा के लोगों के लिए जो पहले जगदलपुर आए, फिर जगदलपुर से कोंडागांव, कोंडागांव से कांकेर, कांकेर से फिर रायपुर पहुंचे। ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा जिस दिन वो रोड बन गई। क्या है आपकी प्लानिंग सरकार की उसको लेकर? सरकार की प्लानिंग, जितनी जल्दी हम राजधानी से जुड़े और हमारी यात्रा में घंटा 2 घंटा कमी आए और इससे आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा हमारे जो भी यात्रीगण होंगे। और सबसे बड़ी चीज है, आज एनएमडीसी बचेली है। एनएमडीसी बचेली में देश के कोने कोने के लोग जॉब कर रहे हैं, शासकीय जॉब में भी हैं और अन्य व्यवसाय भी कर रहे हैं। जैसे नागपुर से हम जुड़ जाएंगे, रायपुर से, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग भी इस रास्ते से अगर आना जाना हो जाएगा तो निश्चित ही आर्थिक रूप से भी अपनी बचत होगी, साथ ही समय की कमी होगी। और यह क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, इसमें एक विकास की धारा बहेगी और इस क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होगा और यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस क्षेत्र की ओर से कि उस रास्ते को प्राथमिकता में लेकर के हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कावज सिंह लखमा जी बोले हैं, आने वाले समय में मैं इसी रास्ते से दंतेवाड़ा जाऊंगा, ऐसा करके। तो नितम जी, एक बात का और जिक्र मैं यहाँ पर करूंगा, चूंकि डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, संभावनाओं का नारायणपुर विषय ही है हमारा। जी, जी। कुछ इंडस्ट्रीज का जिक्र मैं करूंगा। मैं कल कहीं बैठा था तो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 450 रुपए उनको रोज वो इंडस्ट्री दे रही है, उनके खाते में वो पैसा जमा हो रहा है जो अंदरूनी इलाकों में माइनिंग के लिए आई है। तो अब वो आदिवासी ये कहते हैं कि ठीक है, हम नक्सलियों के साथ नहीं जाएंगे, नक्सली अगर उसके बदले कुछ पैसा भी मांगेंगे तो हम कह देंगे कि पैसा ले लो, लेकिन हम अब आपके साथ शामिल नहीं होंगे। देखिए, विकास निश्चित तौर पर, माइनिंग की इंडस्ट्री आ रही है, वहां पर बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, वो उद्योग आएंगे तो एक नारायणपुर का स्वरूप अलग होगा। वो नारायणपुर का बच्चा उनको देखेगा कि कोई इंजीनियर आ रहा है, मेरे इलाके में इंद्रावती का डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, विकास आ रहा है, सड़कें बन रही है, मोबाइल की कनेक्टिविटी हो रही है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक देख पा रहा है, वो लगातार गूगल में एक्टिव हो पा रहा है। ये वो नारायणपुर का स्वरूप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये इंडस्ट्री के आने से, खासतौर से जो माइनिंग इलाकों में इंडस्ट्री काम कर रही है, उनसे कितना फायदा आप आते हुए देख रहे हैं नारायणपुर में? निश्चित है आदित्य जी कि आपने इंडस्ट्री की बात की। हमारा नारायणपुर जिला माइनिंग के मामले में भरपूर मात्रा में है, चाहे लोहा हो, बॉक्साइट हो। ये आज हमारे पास निक्को माइनिंग कर रहा है, अगर वो आसपास में कोई इंडस्ट्री लगती है, स्वाभाविक रूप से हमारे यूथ जो है, नई जनरेशन है, उस इंडस्ट्री को देखेंगे। देखने के बाद वहाँ जो उच्च तकनीक के माध्यम से जो भी जैसा भी उनका खनन हो रहा है या काम किए जाएंगे, कर रहे हैं होंगे, उनको देख करके ये जो यूथ बैठी है, इनमें ये भावना तो जगेगी कि ये किस तरह से किया जा रहा है। इसको करने के लिए ये जो काम है, खनन काम है, इंजीनियरिंग का काम है, उनके मन में मैं भी इंजीनियर बनूंगा ऐसी सोच तो पैदा ही होगा। जैसे कि हमने देखा है, मैं एक उदाहरण देता हूं कि टाटा स्टील है बोकारो में, वहां बिहार, आज झारखंड हो गया, बिहार और झारखंड है,
वहां पे मैं देख रहा हूं कि जितने जेसीबी जो मशीन है और बड़ी मशीनें हैं, पूरे आज झारखंड के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं आकर के पूरे देश में उन मशीनों का, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उन मशीनों को चलाने में जी एकदम सक्षम है। जी ये वो इंडस्ट्री का ही देन है। तो निश्चित ही अगर हमारे यंग जनरेशन देखेगा, एक तो उच्च एजुकेशन भी लेगा, साथ ही तकनीकी और भी उनका हाथ आगे बढ़ेगा और यहाँ तकनीकी रूप से सक्षम भी होंगे और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और जो आदिवासी हैं, जो आज कह रहे हैं कि हमारे नक्सलियों से ये बातें निकल के आ रही है, स्वाभाविक है। नक्सलियों की विचारधारा को भी इन्होंने देखा है, सहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब क्षेत्र की जनता, इस बस्तर की जनता काम चाहती है, रोजगार चाहती है, रोजगार के अवसर चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे जॉब में भेजना चाहते हैं। तो ये एक परिवर्तन की ओर बस्तर आगे बढ़ रहा है, नारायणपुर भी आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि नारायणपुर का जो शिक्षा है बहुत ही बढ़िया शिक्षा है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे पास रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम है, जहाँ अबुझमाड़ के बच्चों को ला करके 1200-1300 बच्चे आज अध्ययनरत है। निश्चित ही ये 1200-1300 बच्चे आने वाले भविष्य में नारायणपुर के लिए अच्छा होगा। और बाकी और संस्थाएं भी है, स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय है, जो निशुल्क रूप से अंग्रेजी शिक्षा देने की आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच है कि हमारे संस्थान भी हो, अच्छे संस्थान हो। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छा आने वाला समय नारायणपुर के लिए होगा और खनिज के साथ साथ हमारे पास हुनर भी होंगे। मुझे एक बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री जी की याद है, जब वो कहा करते थे कि मैं विकास तो चाहता हूं, लेकिन वो विकास होगा आदिवासियों की मर्जी का। कोई इंडस्ट्री अपने मन से नहीं आ सकती। अगर मेरे आदिवासी भाई चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री वहां ना आए तो वो नहीं आएगी। मुझे इंडस्ट्री से मोह नहीं है, मुझे अपनी जनता को देखना है, मुझे अपने आदिवासियों को देखना है। टाटा का हमने हाल देखा, किस तरह से जमीन वापस आप लोगों ने करवाई। एक विश्वास जगता है। देखिए, क्योंकि अगर वो संयंत्र नहीं डाल रहा है तो उसकी जमीन आप किसान की वापस क्यों नहीं कर रहे, इतना लंबा समय क्यों लग गया उसमें। अब वो जमीन उनको वापस मिली है, अब नई इंडस्ट्री आ रही है। लेकिन बात वही है कि जब वहां के आदिवासी ये कहेंगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो इंडस्ट्री आ पाएगी। ये बड़ा बदलाव एक देख रहे हैं इस सरकार में। जी जरूर। कोई भी इंडस्ट्री लगने के पहले सहमति बहुत जरूरी है। सहमति उस ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा हो। और मुझे विश्वास है, पूरी विश्वास है, अगर इंडस्ट्री लगेगी उस ग्राम पंचायत में, अगर जगह हैं तो गांव वाले निश्चित ही देंगे। और अगर गांव में नहीं है, हमारे पास राजस्व की जमीन भी है, फॉरेस्ट की जमीन भी है, जहां पे बड़े झाड़ ना हो, तो हम पूरी प्रशासन के साथ भी सहमति बनाएंगे। और गांव वाले जो ग्राम सभा में अब हम बात रखेंगे तो निश्चित ही देंगे। ग्राम सभा से सहमति बनेगी और इस दिशा में मुख्यमंत्री की जो सोच है अच्छी सोच है। जमीनें आज भी हमारे पंचायतों में हैं और देने को तैयार है, बस हम इंडस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री लगती है तो हमारी 2-3 पंचायतें मिलके, 2-3 गांव मिलके जरूर जमीन उपलब्ध कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और गांव के ग्राम सभा के लोग सहमत होंगे, ऐसा हम सबका आशा है और विश्वास है। रजनी जी, जब ये सरकार बनी 2018 का चुनाव मैंने देखा है, बस्तर बहुत घूमा मैं, यही बात आई थी कि इस बार बड़ा परिवर्तन यहाँ की जनता चाह रही थी। उसी का एक देखने को आपको मिला कि 12 की 12 सीटें आपके पास हैं। एक बड़ी जवाबदारी भी इस बस्तर के लिए आपके पास है। उन आदिवासियों के लिए एक बड़ी जवाबदारी है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल और केवल कांग्रेस पर भरोसा किया।
आज भी वो इंदिरा गांधी को याद करते हैं, आज भी इंदिरा गांधी की छवि वो देखते हैं। उनको याद है कि जब इंदिरा गांधी आई थी तब क्या बात हुई थी। उससे कनेक्ट आज भी यहाँ का आदिवासी करता है। सरकार निश्चित तौर पर देखिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, फायदा मिल रहा है, पैसे सीधा खाते में आता है, उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता कहीं, एक विश्वास वैसे ही जग जाता है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। टूरिज्म के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा अब आपसे, क्योंकि नारायणपुर है बहुत खूबसूरत, बिजली डैम है यहाँ पर जहां पर बोटिंग शुरू हुई है, और भी ऐसे कई अंदरूनी जलप्रपात हैं जो अगर डेवलप हम करें तो शायद बाहर बाहर से पर्यटक इसको देखने के लिए आए। धीरे धीरे रोड की कनेक्टिविटी भी हम दे पा रहे हैं। आगे आने वाले समय में पर्यटन को लेकर क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप नारायणपुर में? पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित ही नारायणपुर जिला थोड़ा पीछा हो गया है। उसके पीछे भी आप सब जानते हैं नक्सली कारण रहे हैं, लेकिन अब नक्सली काफ़ी दूर हो गए हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार वहाँ तक पहुँच रही है। एक बिजली डैम को जरूर एक स्वरूप दिया गया, खूबसूरती का स्वरूप है, शांत सरोवर के नाम से जाना जाने लगा है। हमारे पास आज भी है, कच्चा पाल वाटरफॉल है, ये हांदावाड़ा वाटरफॉल है, उसी तरह और भी ओरछा में एक दो तीन जगह और है। और इन चीज़ों को, इन जगहों पे अगर हम पहुंच करके इनको सौंदर्यीकरण किया जाए, वहाँ पे एक रुकने की व्यवस्था हो, होटल मोटल हो, इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे पास और भी छोटे छोटे बांध हैं, उन बांधों पे भी जैसे हम शांत सरोवर बनाए हैं उसी तरह से ये सिरपुर बांध है, बेनूर के पास है, उसको भी डेवलप किया जा सकता है। और एडका में एक बांध है, उसमें भी हम बोटिंग की व्यवस्था कर सके तो उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से अपार संभावनाएं तो हैं। थोड़ी सी हमारी समस्या वही है कि वहाँ तक की कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी पहले पहुँचानी पड़ेगी और प्रशासन, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम 10-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आगे बढ़े और उन स्थानों तक पहुँचे। तो और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, बड़े बड़े साल के वन हैं। और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य भी यहाँ बनाया जा सकता है। यहाँ से नारायणपुर से हम आकाबेड़ा कुतुल तक का एक बेल्ट है, कुतुल से कच्चा पाल से कुंदला होते हुए ये जो बेल्ट है, ये पूरी फॉरेस्ट है। अगर इसको अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत अच्छा अभ्यारण्य बन सकता है। तो ये रास्ते तो हैं, कच्चे रास्ते हैं, बस थोड़ी सी और हमारी सबकी कोशिश हो कि इन रास्तों पे हम काम करें, बीटी रोड बनवाएं तो ये खूबसूरत जगह बन सकता है। और पर्यटन के क्षेत्र में, और उसके बाद हम आगे भी बढ़ करके पर्यटन के क्षेत्र में नारायणपुर के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। नारायणपुर में देखिए, बस्तर की अगर पूरी बात करें तो एक बहुत बड़ा अविश्वास जो था पिछले समय में, वो यही था फर्जी एनकाउंटर को लेकर वहां के ग्रामीणों को। और ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला कई बार गया, सब आप लोग जानते हैं, सब पुराने मामलों को मैं जिक्र नहीं करूंगा उन सब का। लेकिन अविश्वास की स्थिति होती है कि जब ये पता चलता है वो तो हमारे बीच का ही ग्रामीण था। अब वो अविश्वास की स्थिति विश्वास में बदल रही, क्योंकि बहुत साफ है, एनकाउंटर नहीं करना है। जब आप पूरा पुख्ता हो जाए कि ये नक्सली है, तभी आपको आगे बढ़ना है। किसी भी तरह से बाकी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बेहद साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इससे काफी फर्क पड़ा, क्योंकि देखिए ग्रामीण जब वो इलाके का है, उसको ये पता चलता है कि पुलिस नक्सली बताकर उसको गोली मार दे रही है, तो वो केवल उस घर का बच्चा नहीं मरता निताम जी, वो बच्चा पूरे गांव का बच्चा होता है, वो पूरे बस्तर का बच्चा होता है। उस समय जो निगेटिव इंपैक्ट सरकार का जाता है, वो पूरे बस्तर की 12 विधानसभाओं पर इफेक्ट उसका पड़ता है। ये फायदा अभी दिखा इस प्रकार की घटना नहीं होने से? जरूर फायदा दिखा है, और विश्वास पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति लोगों में बढ़ी है। एक दो घटनाएं जरूर हुई थी, एक बीजापुर की घटना हुई थी, लेकिन सरकार स्वयं आगे आकर के आदरणीय मुख्यमंत्री
पिछले कई वर्षों से हम लोग भी इसी जगह पे हैं, हम लोग भी आदिवासी परिवार से हैं, हम लोग भी तेंदुपत्ता, महुआ, ये सब चीज बिने हुए लोग हैं। लेकिन पहली बार उनको पैसा जब हाथ में आया, ट्रांसफर के माध्यम से पैसा आए, तो बहुत खुशी हुई कि हर आदिवासी परिवार को, और इसको बेहतर करने की जरूरत है। और हम बेहतर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज 4 समूह हैं कहीं पे काम कर रहे हैं, 4 समूह काम कर रहे हैं। उन समूहों की संख्या बढ़ा करके और 6 समूह किया जाए, ताकि कहीं कहीं 1-2 समूह हैं हमारे गांवों में, समूह हैं, समूह बने, महिला स्वयं सहायता समूह बने हैं, पुरुषों के भी बने हैं, लेकिन 2-3 केंद्र होने चाहिए, खरीदे केंद्र हो, और वे उनको बाजारों में भी जगह उपलब्ध हो जाए, तो और शायद और अच्छा स्थिति, वनोपज क्रय से संबंधित स्थिति इस क्षेत्र में बन सकती है। अकूत वनोपज है, बस दोहन की जरूरत है, और दोहन हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में, जहां पे कोई हमारे व्यापारी नहीं पहुंच पा रहे थे, उन परिस्थितियों में सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल डिसीजन लेकर के एक टीम बना करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरे बस्तर संभाग में लागू करवाया। बहुत बहुत साधुवाद है। जो वनोपज खराब हो रहे थे उनकी क्रय हो गई। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। देवनाथ जी भी मंच पर हैं, आप भी मंच पर हैं रजनू जी। मैं जिक्र कर रहा हूं नारायणपुर का। जब इसके पहले प्रभारी मंत्री, चूंकि देखिए मैं अगर नारायणपुर में हूं तो जब मैं कहता हूं जोहार नारायणपुर, तो एक लोकल कनेक्ट मेरा आम लोगों से बनता है। गुंडी जब मैं बोलता हूं, हल्बी जब मैं बोलता हूं, तो ये आदिवासी मुझे समझते हैं मैं इनके बीच का हूं। मैं रायपुर से नहीं आया हूं, मैं इनके बीच के किसी गांव का हूं, मैं ओरछा का हूं, मैं उसके अंदरूनी किसी गांव का हूं, ये उनको लगता है। जब प्रभारी मंत्री हम बनाए थे पहले, अब प्रभारी मंत्री इसलिए मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि कवासी लखमा को बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, उसका उद्देश्य बहुत आप क्लियर जानते हैं। मैं पिछले साल इंद्रावती नदी के उस तरफ जो पुल बन रहा है वहां मैं गया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां का बच्चा भी जानता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कौन है। वो जानता है कि दादी कौन है, और दादी के नाम का बस्तर में क्या प्रभाव है ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं। तो उस दादी के नारायणपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? जरूर। बहुत ही सम्मानीय हमारे नारायणपुर जिले के प्रभारी आदरणीय कवासी लखमा जी, उनकी सोच बहुत बढ़िया सोच है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, और लंबा अनुभव और लंबा आकलन की वजह से उनकी सोच है कि जो भी काम हो रहे हैं विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन कामों को एक गति मिले और बेहतर गुणवत्ता युक्त हो, उनकी ये कोशिश रहती है, और उसका लाभ अधिक से अधिक क्षेत्र की जनता को मिले, ये उनकी सोच है। और उसको लेकर के वे हमेशा सतर्क रहते हैं, और प्रशासन को समय समय पे टाइट करते रहते हैं। मैं स्वयं देखा हूँ, जब भी रायपुर में हमारी किसी भी समस्या को लेकर हम जाते हैं, तो सीधे कलेक्टर से जुड़ करके यहाँ की परिस्थितियों से अवगत होते हैं, और एसपी से सीधे अवगत होते हैं, आईजी से अवगत होते रहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि इस तरह से क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में, वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में ये जानकारी लेते रहते हैं, और इसका फायदा जरूर मिलेगा। अभी 4-6 महीने ही हो रहे हैं हमारे प्रभारी मंत्री पुनः बन करके, और ये समीक्षा बैठक ले चुके हैं। दूसरी समीक्षा बैठक कुछ ही दिन में आने वाले हैं, और एक नारायणपुर जिले में विकास की और संभावनाएं आने के बाद दिखाई देंगी, ऐसी आशा और विश्वास है। और बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, और बस्तर के हित के बारे में मैं जहां तक आज समझता हूं, आज की स्थिति में बस्तर में उनके अलावा और कोई राजनीतिक
के क्षेत्र में लंबा अनुभव कम है और जो भी बातें रखते हैं बस्तर के हित के बारे में रख करके उनको क्रियान्वयन करवाने और स्वीकृतियां देने में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। देवनाथ जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। देवनाथ जी, मैं कवासी लखमा जी के साथ जब भी रहा, जो आदिवासी एक बहुत पिछड़े इलाके से महिला पहुंचती है, आदिवासी महिला, उसके लिए कलेक्टर से सीधा बात करते हो, कलेक्टर साहब ये बोल रहा हूं देख लीजिएगा, मेरे बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये एक एग्रेशन है अपने उस आदिवासी के लिए जो 400 किलोमीटर का सफर तय करके रायपुर उनसे मिलने पहुंचा है और इस उम्मीद के साथ पहुंचा है कि कोई सुने ना सुने, दादी जरूर उसकी बात सुनेंगे। तो ये विश्वास है दादी के प्रति और दादी का ये विश्वास है उस आदिवासी के प्रति, इसीलिए लगातार अपराजय रहे हैं लगातार कवासी लखमा जी। कितना अंतर आता है, क्योंकि एक आदिवासी जब पहुंचता है अपने प्रभारी मंत्री के बाद तुरंत उसकी सुनवाई होती है और फैसला ऑन स्पॉट वाली बात वो करते हैं कि मैं आया ही है तो अभी निवारण होगा। लिंगर ऑन वाली बात नहीं, कागज पत्तर पे मुझे विश्वास नहीं है, मैं जबानी बात पर विश्वास करता हूं। तो साफ उनका ये कहना है। आदिवासियों के लिए विश्वास जगता है जब ऐसा प्रभारी मंत्री सीधा उनसे बात करता है। नहीं, ये बहुत ही आप अच्छा विचार लाए। और क्योंकि मैं दादी से मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूं और उनकी एक बच्ची यहीं आश्रम में पढ़ती थी, छोटी वाली संगीता। तो दादी यहाँ पर आए और फिर वो मेरे को बुलाए कि देवा तुम आश्रम आ जाओ। और मैं आ गया हूँ। तो फिर मैं गया बाइक लेके, तो फिर वो मेरे बाइक में चलाते चलाते इधर कलेक्ट्रेट बन रहा था नारायणपुर में, उसी समय सैंक्शन हुआ था और जनपद पंचायत उधरी कलेक्ट्रेट के सामने था। तो ऐसे घूमते घूमते, जबकि वो विधायक थे उस समय, तो हम लोग घूमते घूमते गए। तो ये खाना बना रहे थे और 10-15 लोग वहाँ महिला और बुजुर्ग लोग एक झाड़ के नीचे खाना बना रहे थे और बैठे थे। तो जाते जाते उनके ऊपर नजर पड़ गया, तो ये क्यों बैठा है रे, ऐसा करके मेरे को पूछे। मैं बोला पता नहीं, कुछ कहीं बाहर के हैं दादी। बोला तो चलो, बोले कैसे आए तुम लोग, ऐसा करके डायरेक्ट उनसे रूबरू हुए। तो वो बोले कि नहीं, पेंशन नहीं मिला है हम लोगों को। वो थे मड़ोनार के, छोटे डोंगर से अंदर गांव के लोग, मड़ोनार, जो पेंशन हम लोगों को 3-4 महीना से नहीं मिला है, इसलिए हम लोग साहब के यहाँ आए हैं। तो उस समय सीओ मसराम साहब थे, फिर उनके यहाँ गए, चलो मेरे साथ। फिर वो सीओ साहब बोले कि विधायक जी आए हैं साहब, ऐसा करके। तो वो भी खड़े हो गए, क्यों साहब, इनको अभी तक क्यों नहीं दिए पेंशन। फिर उनको चालू हो गए। तो फिर बोले वो सचिव को बुलाए वहीं। तो फिर सचिव आया, फिर बुलाया, तो क्यों नहीं दिए अभी तक पैसा इनको, ऐसा करके उनको खूब चमकाए, उल्टा टांग दूंगा अभी दो, ऐसा करके। तो सीओ साहब फिर उनका, जबकि वो निकाल के वो सचिव गायब कर दिया था, फिर उनको तुरंत वहीं दिलवाए, तब फिर गए। और वहां से, क्योंकि साहब नारायणपुर से दादी का बहुत पुराना रिश्ता है, लगाव है। जब विधायक नहीं थे तब वो खुद बताते हैं कि हम लोग यहाँ, वो जो एक चिड़िया का पंख लेने के लिए मैं हर मेला में आता था, और एक पैरा मांडो होता था, पैरा रखते हैं, और मांझी करके जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभी, उनके घर में वो मांडो के नीचे में सोते थे और रात भर मेला करके वो जाते थे, पंख लेने के लिए आते थे। और अभी भी हर मेला में यहाँ आते हैं। चूंकि इस साल इसलिए नहीं आए कि वो उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में थे, तो वो वहां से फोन करके मेरे को बताया कि देवा तुम पंख लेके रखना मेरे लिए, और मैं उनके लिए 50,000 का पंख लेके रखा हूं। तो हर साल वो पंख लेते हैं और वो नाचने में भी, और आदिवासियों के साथ, मतलब एक बस्तर जो है वो जहां भी जाएंगे वो बस्तर वासी उनके साथ हो जाते हैं। तो उनके बातों में इतना मिठास है और इतना विश्वास है। और देखिए दूसरी बात ये है देवनाथ जी, राम साहब आप भी बैठे हुए हैं, जी जी, अक्षरों का ज्ञान नहीं है उसे, लेकिन दिल को समझता है वो इंसान। शायद इसीलिए बस्तर के लोगों के दिलों में वो आदमी राज करता है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, उसमें मैं कुछ चीजें और जानना चाहता था। जैसे कलेक्ट्रेट का निर्माण अब यहाँ पर हो गया है, नारायणपुर में भी कई गांवों का आपने राजस्व सर्वे करवा लिया है, ओरछा अभी भी पहुंच से थोड़ा दूर है और निश्चित तौर पर बहुत सेंसिटिव इलाका भी है, सभी बड़े लीडर्स वही हैं।
उन इलाकों में पहुंचने के लिए सरकार प्रयास भी लगातार कर रही है। उस इलाकों में और कितना बेहतर तरीके से सरकार को पहुंचना चाहिए, और क्योंकि संगठन का भी अहम रोल होता है, क्योंकि सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा अप्रोचेबल और उनसे ज्यादा अंदर तक घुसने वाला संगठन का एक कार्यकर्ता होता है। संगठन किस तरह से आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, और आदिवासियों की उन मांगों को रखने के लिए जो वो वहां बैठा हुआ अगर रख रहा है कि मेरे साथ अगर कोई आदमी बैठा है, सरकार का प्रतिनिधि बैठा है, तो मैं अपनी बात वहां तक पहुंचाऊं। संगठन सरकार की बातों को पहुंचाने में प्रशासन के बाद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अभी अभी हम लोगों ने एक ढूंढा खार करके है, हमारे यूथ कांग्रेस की ओर से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और मुझे भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुझे समय जाने के लिए थोड़ी समय की अभाव थी। मैंने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को भेजा, थोड़ी बहुत धनराशि का सहयोग भी किए। तो इस तरह के आयोजन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। संगठन के लोगों को समय समय पे फुटबॉल के आयोजन होते हैं, कबड्डी के आयोजन होते हैं, और अभी अभी हम सदस्यता अभियान के लिए गए थे कोहकामेटा में, अध्यक्ष महोदय जी और पूरी टीम गई थी। तो इस तरह से नए नए आयोजनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आदित्य जी, मैं जिला प्रशासन पूर्व में थे, जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब को मैंने कहा था कि हम जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से वहाँ के मूलभूत आवश्यकताएं, वृद्धा पेंशन, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं, जाति है, निवास है, हम अगर जिला स्तर का जो एक शिविर लगाते हैं, उस शिविर के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी स्थल में हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया एक स्कीम था इस क्षेत्र के लिए, बस्तर के लिए खास करके। तो इन चीज़ों के लिए भी हमने बोला था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम वो चीज़ें नहीं कर पाए, यहाँ लोकल स्तर में कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर। वहाँ 3, 4, 5 ग्राम पंचायतों के बीच में एक जन समस्या निवारण शिविर हो जाए, तो इस तरह करते करते एक अबूझमाड़ के 2-3 हिस्सों में हम पहुंच करके उन लोगों तक के अपनी बात, सरकार की बात, संगठन की बात, ये भी पहुंचाई जाती है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी सामाजिक रूप से भी हमको जाने का अवसर मिलता है, और सामाजिक रूप से गए तो कहीं ना कहीं समाज के हित की बात करने के बाद कहीं ना कहीं संगठन की चर्चा जरूर होती है, सरकार की चर्चा जरूर होती है। आप लोग सहभागिता लीजिए। मैं एक और निवेदन किया था अबूझमाड़ के, हमारे अबूझमाड़िया परिवार के हमारे वरिष्ठ सामाजिक लोगों से, कि आप लोग वन अधिकार पट्टा के रूप में पट्टा आप लोग लीजिए, ताकि उस पट्टे के माध्यम से आप सीधे लेम्सों के माध्यम से जुड़ेंगे, लेम्सों से जुड़ेंगे। कभी कभी ये स्थिति निर्मित होती है कि अबूझमाड़ का कोई व्यक्ति क्राइम कर दिया, तो अबूझमाड़ के घर परिवार के लोगों के पास पट्टा नहीं होने की वजह से वो दूसरे जगह से आश्रित होकर के जमानत वगैरह का उसको दूसरे जगह के लोगों के माध्यम से लेना पड़ता है। तो वो अबूझमाड़ के सम्मानित हमारे परिवार के सदस्य लोग, जनप्रतिनिधि लोग इस पे गहन विचार कर रहे हैं, और लेना ही चाहिए मेरे ख्याल से। मेरी जो सोच है कि कम से कम 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, जो जितने कब्जा किए हैं उतने का तो पट्टा लेना चाहिए। देवनाथ जी, मैं बिजली पे, जहाँ के आप रहने वाले हैं, उस पर एक जिक्र मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र हो रहा था। उसकी कुछ यादें हैं, बिजली डैम अभी जहां पर बन रहा है, बिजली गांव जो है आपको, क्योंकि काफी एल्विन बेरियर जी से मैं जोड़ना चाहूंगा उस पूरे विषय को।
एल्विन बेरियर जी जो एंथ्रोपोलॉजी के उस समय के हेड हुआ करते थे अंग्रेजों के समय के, वो आए हुए थे उस जगह पे। वो एक संस्मरण पूरे नारायणपुर में याद किया जाता है। वो क्या संस्मरण था? अब ये जो बेरियर एल्विन साहब हैं, वो इंग्लैंड से थे बताते हैं, और हम लोग तो जानते नहीं लेकिन सुनते हैं। अभी वो जहां पर रहते थे वहां पर एक आम का पेड़ लगाए हैं। वो उसको आज भी हमारे गांव वाले उसको साहब मरका के नाम से जानते हैं। क्या बात है। आम को मरका बोलते हैं और साहब का आम, ऐसा करके। वो पेड़ भी एक बुजुर्ग हो चुका है। तो पिछले बार जब विनय श्रीवास्तव जो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के जो डायरेक्टर थे, वो आए थे। वो फिर वो बताया कि नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू जी का मित्र थे जो अंग्रेजों के लास्ट समय में आए थे, और वो यहाँ क्रिश्चियन का वो प्रचार करते थे। तो फिर गांधी जी उनको बताया कि यार ये क्या कर रहे हो, जाओ आदिवासियों का सेवा करो, उनसे सीखो। ऐसा करके फिर वो एमपी में थे, उनके बीच में काम किए। फिर वहां से फिर यहाँ 1935 या 36 में यहाँ पर बिंजली में आए। तो बिंजली में रहने के बाद फिर वो हमारे जो आजा थे उनके साथ मित्र थे, रूपजी गायता करके थे, उनके साथ शिकार विकार करते थे। फिर ये वहीं अबूझमाड़ से एक उनकी जो मिसेस है मौसी करके, जो अबूझमाड़िया परिवार से थे, उसको फिर वो रखे थे। उनके बच्चे तो नहीं हुए, तो 20 साल तक वहां थे। उसके बाद फिर वो यहाँ से गए। फिर यहाँ रह के वो कम से कम 15 बुक लिखे हैं कि घोटुल और मुरिया, ऐसा कुछ कुछ उसका नाम है। पूरा अंग्रेजी में था, अभी शायद उसका हिंदी में भी वो हाँ हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब यहाँ आने का बाद वो सब चीज भूल गए और एक आदिवासी बन के अपना जीवन यापन किए। और इसके बाद फिर यहाँ से जाके असम में बसे। अभी उनके लड़का जो वहाँ उसके नाम से एक वो बना रहे हैं बिंजली में, जो ये मानव विज्ञान वाले, जो उसमें उनका बुक भी रखेंगे और वो जैसा उसका लाड़ी था वैसी बनाएंगे। और उनका जो लड़का है अशोक एल्विन, वो भी आया था उसमें भूमि पूजन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए आदिवासी वही आदिवासी हैं जो बहुत जल्दी आपको अपना लेते हैं। आप उनके पास जाइए, उनको ये लगना चाहिए कि आप उनके हैं, देर नहीं लगेगी उनको आपको अपने साथ करने में। और प्रशासन से भी वो यही उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन उनके नजदीक पहुंचे, और अगर प्रशासन 2 कदम आगे बढ़ता है तो आदिवासी जो हमारा है वो 4 कदम प्रशासन की तरफ आगे बढ़ता है। ये आदिवासी वो वर्ग है जो निश्चित तौर पर अपने बच्चे के लिए विकास चाह रहा है, अपने बच्चे के लिए रोजगार चाह रहा है, उस इलाके का विकास चाह रहा है। तो देखिए, क्योंकि वो इलाका खूबसूरत बहुत है। बस्तर से अगर मैं नक्सलिज्म को हटा दूं तो शायद दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं होगा, कोई ऐसा संभाग नहीं होगा जो बस्तर से खूबसूरत हो। इतना खूबसूरत है बस्तर। बस्तर में लगातार काम भी हो रहा है। बस्तर के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है, और आम आदिवासी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखिए कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नया करने की सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ये चाहती है जो बेसिक चीजें होती है, सड़क, नाली, बिजली, छोटी छोटी पुलिया, इनसे ज्यादा आदिवासी आपसे कुछ मांगता भी नहीं है। तो वो आदिवासी मांग रहा है, उसे मिल रहा है। वो विश्वास आदिवासियों का जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नजर भी आ रहा है। नारायणपुर का अगर मैं सराउंडिंग बात करूं तो देखिए आसपास के जिलों से सभी जगह से घिरा हुआ है, और पर्यटन की संभावनाओं पे हमने आपसे बातचीत की भी। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के लिए भी जो चर्चा हो रही थी, उनका यही कहना था कि पीपीपी मॉडल पर हम बहुत स्कूलों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अब का आदिवासी अब सड़क बिजली के बाद अब स्कूल एजुकेशन की भी चर्चा शुरू कर चुका है। आने वाले समय में वो बेहतर रोजगार के लिए भी बात करेगा। वो सब आपको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि नारायणपुर से वो रायपुर नहीं जा सकता, नारायणपुर से वो दुर्ग या बिलासपुर नहीं जा सकता। स्कूल एजुकेशन के लिए क्या प्रयास यहाँ पर निताम जी आने वाले समय में होने जा रहे हैं? निश्चित ही हमारे यहाँ महाविद्यालय तक ही सीमित हैं, और प्राथमिक शिक्षा के लिए तो बहुत से स्कूल है, चाहे एकलव्य हो, कस्तूरबा हो, स्वामी आत्मानंद हो, बुनियादी हो, रामकृष्ण विवेकानंद हो, और ये सारी प्राथमिक एजुकेशन है। लेकिन हायर एजुकेशन
से हम आज भी वंचित हैं। हमारे यहाँ अभी नितांत आवश्यकता है एमएससी की कक्षाएं आरंभ करने की। एमएससी की कक्षाएं नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं होगी तो निश्चित ही हम दूसरे जगह आर्थिक बोझ हमारे बच्चों को, परिवार को सहना पड़ता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को और बेहतर स्थिति में लाना है। आने वाले समय में हमें तकनीकी रूप से सक्षम होना है। उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा, काम करना है सरकार को। तकनीकी के क्षेत्र में हम बेहतर हों। साथ ही रजनी जी, मैं थोड़ा सा जिक्र स्वामी आत्मानंद स्कूल का भी इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ये सरकार की वो सोच है जो एक गरीब का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन ले पाए। ये निश्चित तौर पर मील का पत्थर है। जब मैं उस स्वामी आत्मानंद स्कूल को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद बचपन में ऐसी स्कूल में पढ़ा होता, क्योंकि वो स्कूल को अगर आप देखते हैं तो कहीं से वो लगती ही नहीं कि वो सरकारी स्कूल है, जो बनावट सरकार ने दी है। एक ये सोच बताने की कोशिश है कि इस स्कूल में केवल एजुकेशन होगी, चाहे वो बच्चा जो पैसा दे पाए ना दे पाए कोई मतलब नहीं, सरकार पूरा पैसा वहन कर रही है। लेकिन इंग्लिश मीडियम की स्कूल नर्सरी से उसको लगातार हम बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं दिखेगा नेताम साहब, ये परिवर्तन एक दिन में नहीं दिखेगा देवनाथ जी। ये आने वाले समय में जब यहाँ का बच्चा व्हाट इज योर नेम पूछेगा आपसे, तो शायद आपको खुशी होगी कि ये वही बस्तर का मेरा बच्चा है जो कल ठीक से अनार का और आम का नहीं बोल पाता था, आज वो इंग्लिश में बात करता है। इस स्कूल की सोच जो है मुख्यमंत्री जी की, वो मूर्त रूप अब लेते जा रही, क्योंकि अब छोटे छोटे, पहले तो जिलों की बात हमने की थी कि जिलों में ही खोलेंगे, लेकिन अब छोटे छोटे विकास खंडों में भी ये स्कूल खोली जा रही है। कितना अंतर दिखेगा इस स्कूल में लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर हम आप सामने देखेंगे तो? भविष्य छत्तीसगढ़ का निश्चित ही उज्जवल होगा, मैं समझता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने सोच, उनके मन में जो सोच आई और उस चीज को पहले तो जिलों में इम्प्लीमेंट करने की बात सोची और बहुत जल्दी डिसीजन लेकर के उनको क्रियान्वयन किए। उस स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन की जो प्रक्रिया, इतनी अच्छी प्रक्रिया अपनाई गई कि जो बच्चा अच्छा परसेंट है, मतलब मेरिट बेस के आधार पे गरीब भी बच्चा है, वो भी, उनका भी अधिकांश बच्चे हैं जो गरीब, बच्चियों के लिए अलग से आरक्षित उसमें सीट पहले से करके रखे पहले से वो आरक्षित करके रखे थे। तो ये बहुत अच्छी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सबसे पहले जिलों में लागू किया और एक साल में जो परिवर्तन देखने को मिला और उसी की वजह से मुख्यमंत्री जी ने फिर विकास खंडों में उन्हें लागू करने की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये बच्चे भविष्य में अगर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करके जाएंगे तो निश्चित ही एक अच्छा संपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर आगे बढ़ेंगे और हायर एजुकेशन लेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। साथ ही जो बच्चे हैं वहाँ जैसे एडमिशन लेने के बाद वहाँ देखते हैं तो वहाँ के लैब, ये सारी चीज़ें देख करके वाकई में गर्व महसूस करते हैं और निश्चित ही उन बच्चों में एक अच्छा कुछ करने की मन में इच्छा जगती है। मैं देख करके बहुत प्रसन्न हुआ कि इस तरह की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। और कोई ऐसा क्षेत्र ना हो जहां हमारे हुनरमंद बच्चे आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बाधक मत बने। इन सोच को लेकर के हर विकास खंड में ये कोशिश है और इनके परिणाम भविष्य में निश्चित ही हम दिल्ली के बच्चों, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के बच्चों के स्तर को हम पाने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है।
कहते हैं कि किसी भी राज्य की उन्नति दो पैरामीटर्स पर डिसाइड होती है। किसी भी जिले की उन्नति का भी यही पैरामीटर होता है कि वहां शिक्षा का स्तर क्या है, वहां का जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से हैं। हमने देखा है कि बस्तर बहुत अच्छा पिछले 20 सालों में नहीं कर पाया। आज भी बड़ी बीमारियों के लिए हम रायपुर पर डिपेंडेंट हैं। अब लेकिन नारायणपुर जिला अस्पताल में भी मैंने कल घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। अब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको जगदलपुर महारानी अस्पताल का मुंह नहीं देखना है, आपको रायपुर का मुंह नहीं देखना है, आपके जिला अस्पताल नारायणपुर में उन बीमारियों का इलाज हो रहा है। ये कितना बड़ा परिवर्तन आप मानते हैं इस सरकार में, 3 साल की सरकार में? हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार बने 3 साल हो गई है, पूरे हो गए हैं, और हम सब ने पूर्व की सरकारों को भी देखा है, 15 साल की सरकार भी देखा है। मैं बहुत दुर्भाग्य की बात है जो 15 साल की सरकार रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम हुए जरूर हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में काम नहीं हुए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भी नारायणपुर को भी एक अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है, स्पेशलिस्टों की जरूरत है। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज बस्तर में एक सर्व सुविधा युक्त संस्थान, मेडिकल संस्थान होनी चाहिए। मेडिकल हॉस्पिटल है, फिर भी आज हम कहीं ना कहीं विशाखापट्टनम, हैदराबाद, रायपुर पे डिपेंड है, और एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की आवश्यकता है। और नारायणपुर में हम कोशिश, जिला प्रशासन और हमारे आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय विधायक महोदय जी और प्रभारी मंत्री जी के सफल कोशिश के वजह से हमारे 100 बिस्तर अस्पताल में डीएमएफ के मद से बहुत से पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती हुई है, डीएमएफ से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी भर्ती हुई है, और डीएमएफ मद से हमने पूरी अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। और मैं इसलिए डीएमएफटी फंड की बात कर रहा हूं, पूर्व की सरकारों में भी डीएमएफटी उस सवाल पे जी डीएमएफ फंड का उपयोग बड़ी इमारतें खड़ा करना कभी नहीं होना चाहिए था। डीएमएफ फंड का उपयोग केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़े करना, चौड़ी चौड़ी रोडें बनाना नहीं होता। डीएमएफ का मतलब होता है उस माइनिंग फंड का उपयोग वहां के आदिवासी के लिए होना। बिल्डिंगें बहुत बन जाएगी साहब, लेकिन ये आदिवासी का बच्चा अगर पढ़ के आगे निकल जाएगा तो शायद उस डीएमएफ फंड का जो वास्तविक जो उपयोग होना चाहिए वो सार्थक हो पाएगा। तो डीएमएफ के लिए बहुत सारे आरोप लगते रहे कि सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब डीएमएफ का उपयोग इन चीजों में किया जा रहा है, छोटी छोटी मांगों पे। वो अंतर देखते हैं आप इस सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल, इस सरकार में वही चीजें अंतर दिखाई दे रही है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं है। छोटी छोटी 1.5 मीटर 2 मीटर के जो पुलिये हैं, रपटे हैं, ताकि इस गांव से उस गांव में कनेक्टिविटी हो। इन सब मतलब इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए सरकारें हैं, सरकार से हम मांगेंगे तो जरूर मिल जाएंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, तो ये डिस्ट्रिक्ट स्तर के चीजों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को इसीलिए फंड होता है, इस पे खर्च करना चाहिए। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में भी हम आज हमारा जो क्षेत्र है, जिला है, कृषि के क्षेत्र में बहुत कम सिंचाई एरिया है। इस पे भी हमको काम करना चाहिए कि हम एक अच्छी कृषि दे सके, 2 फसली हो। ये भी सरकार की और प्रशासन की सोच होनी चाहिए। तो इस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं पे डीएमएफटी का फंड का उपयोग हो, ताकि हमारे गांव के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन पे हम काम कर सके, ताकि वहाँ उनका बेहतर स्वास्थ्य बना रहे, बेहतर शिक्षा मिले। इस पे हम ज़्यादा ध्यान दें तो शायद हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जिला भी स्वस्थ होगा, छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। ये मेरी सोच है। बिल्कुल, देखिए डीएमएफ फंड का उपयोग
बेसिकली डीएमएफ फंड है क्या? ये यहाँ की माइनिंग से जनरेट किया हुआ फंड है, तो फिर यहाँ के लोगों के काम क्यों ना आए? अगर यहाँ का आदिवासी उस फंड का उपयोग अपनी बेसिक जरूरतों के लिए चाहता है, कोर चीजें मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बिजली, पानी, पुलिया, इससे ज्यादा तो वो कुछ मांगता भी नहीं, तो वो पैसे उसमें क्यों ना खर्च हो? और वो खर्च हो रहे हैं, इसलिए विश्वास लगातार सरकार के प्रति आदिवासियों का बढ़ रहा है।